कारवांसराय में क़याम करने वाले तमाम मुसाफिरों की खिदमत में मेरा सलाम पहुँचे। और यहाँ जो 2 अजनबी बाहर से मुसाफिर आए थे वो अभी तक यहाँ क़याम पज़ीर हैं, उनसे भी बात होगी। लेकिन चूँकि बात निकली थी और दूर तक जाएगी वाला मामला है, और बात थी गुलजार की, दीने की, जेलम की, तो एक आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ तजुर्बा कि जब हम दीने गए हैं तो मैंने उनको मैसेज भेजा कि मैं दीने जा रहा हूँ, तो उन्होंने जवाब में मुझे लिखा कि मेरी सरज़मीन है, मेरी तरफ से वहाँ पर सजदा कीजिएगा। बाहर तो और वो मैं आके बीमार हो गया, उनसे रब्ता ना हो सका। लेकिन ये जो पिछली ईद गुज़री, इस पर पहली बार गुलजार साहब ने मुझे ईद मुबारक का पैगाम नहीं भेजा, तो आई वॉज स्लाइटली वरीड कि क्या वजह है। उसके बाद उनको मैंने पहला एपिसोड भी भेजा, उसका भी रिएक्शन नहीं आया, तो आई वॉज वेरी वरीड। मैंने फ़ोन भी किया, अटेंड नहीं कर रहे थे, तो मैंने गुलशेर से बात की कि ऐसा है, तो गुलशेर ने उनसे रब्ता किया, इसका रब्ता हो गया बाहर तौर। परसों मैं अपनी स्टडी टेबल पे बैठा था, अपना एक नावल जो मैंने शुरू किया हुआ लिख रहा था, और ये जो सेल फ़ोन होता है ना, इसके ऊपर आप जानते हैं कि नाम आता है जिसकी मतलब कॉल होती है, और कई नाम ऐसे हैं कि उसको आप उठाते ही नहीं हैं या न्यूट्रल हो जाते हैं। लेकिन 1-2 नाम ऐसे होते हैं कि उनको देखकर आपका जी चाहता है कि आप अटेंड ना करें और उस नाम को देखते रहें। और वो नाम था गुलजार का। वाह। तो खैर मैंने अटेंड किया, तो उन्होंने मुझे जो कहानी सुनाई वो मैं आपको सुना देता हूँ। एक तो उन्होंने माजरत की कि आपके साथ रब्ता नहीं हो सका, और उसकी वजह ये थी कि मेरा एक बहुत मेजर ऑपरेशन हुआ था, मोस्ट प्रॉब्ली प्रोस्टेट का, जो इस उम्र में तमाम बूढ़ों को ये सिलसिला हो जाता है। और मैं 20-21 दिन हॉस्पिटल में रहा हूँ, और मेरे पास टेलीफोन नहीं था ये सेल फोन नहीं था, और मैं रहा हूँ इंटेंसिव केयर में। कहने लगे कि मैंने एनी को बहुत याद किया जब मैं बीमार हुआ। एनी माशाल्लाह मेरी बेटी है, डॉक्टर है, शायद आप जानते हैं, बाहर रहती है अमेरिका में। तो गुलजार साहब का मेरे 3 बच्चों के साथ रब्ता है, वो उन्हें अंकल गुलजार ही कहते हैं। तो कहने लगे कि मैंने एनी को बहुत याद किया। अब ये अजीब सा उनका था फीलिंग, क्योंकि मैं कहना ये चाहता था कि मैगना भी वहाँ पे मौजूद होगी, शायद वो ना हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में थ्रू आउट मैं उसको याद करता रहा। ये देखिए इतना बड़ा दिल है उस शख्स का, हम जैसे बहुत उनके दीवाने हैं, लेकिन वो सबको याद रखते हैं, मेरे बच्चों को याद रखते हैं। और एनी को बाकायदा उन्होंने मिस किया कि अगर वो यहाँ पे होती वो मेरा इलाज करती। तो मैंने वो थोड़ी सी नकाहत थी उनकी आवाज़ में, लेकिन लबो लहजा और बाकी सारा कुछ उसी तरह कायम था। तो मैंने पूछा कि कब तक आप सेहतयाब हो जाएंगे। कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन के बाद मैं इस काबिल हो जाऊंगा। तो मैंने कहा कि तब मुझे मैसेज दे दीजिएगा, आप आराम कीजिए। लेकिन वो बातें करना चाहते थे, चुनाचे छोटी मोटी बातें करते चले गए। तो यूं ही मेरे जहन में ख्याल आया, मैंने कहा कि इस दफ़ा तो आपके रोज़े मिस हो गए होंगे, क्योंकि पहले भी शायद मैं नरेट कर चुका हूँ कि मीना कुमारी के साथ उनका एक ख़ास ताल्लुक़ था और बुनियाद थी शायरी। मीना कुमारी बहुत अच्छी शायरा थी, गुलजार भी शायर थे। तो इन दोनों का जो था एक ताल्लुक़ वो शायरी की वजह से जुड़ा हुआ था, और वो बहुत एडमायर करते थे मीना कुमारी को। और एक्ट्रेस तो थी ही बाकमाल, मतलब उसकी विजुअल स्क्रीन पे आता था तो उदासी का एक महसूस होता था। और जिस तरह गुलशेर ने कहा कि उनकी आवाज़ गुलजार में भी उदासी और ख़ामोशी बहुत, शायद ये वजह हो। तो रमज़ान के महीने थे और मीना कुमारी बहुत रिलीजियस थी, पूरे रोज़े रखती थी। तो जब वो बीमार हुई और ख़ासी बीमार थी तो रोज़ा रखा हुआ था, तो गुलजार उनकी खबरगिरी के लिए गए।
तो उन्होंने कहा कि मैंने रोज़ा रखा हुआ है वटवा। तो उन्होंने कहा कि आप दवाइयाँ नहीं खा रही, आपको चाहिए कि दवाई? उसने कहा नहीं, मैं तो रोज़ा नहीं तोड़ सकती। तो इन्होंने पूछा किसी से कि क्या इसका कोई और मतलब अपाह हो सकता है कि रोज़ा जो है इसका क्या सिलसिला क्या है? तो उनको बताया गया कि अगर कोई और शख्स रोज़ा आपके बिहाफ पे रख ले तो वो कबूल हो जाता है। चुनांचे गुलजार साहब ने बकिया रोज़े रखे और उसके बाद वो चली गई। तब भी उनकी याद में कह लीजिए, या वो तो कहते कि मुझे अब आदत हो गई है कि जहाँ तक हो सकता था हर रमज़ान में वो रोज़े रखते थे, 4 रखें, 5 रखें, 6 रखें। तो मैंने वैसे ही उनसे कहा, मैंने कहा आप बीमार हो गए तो इस दफ़ा तो फिर रोज़े नहीं रख सके होंगे। तो कहने लगे नहीं, पहले 4 रखे थे और उसके बाद डबल रोज़ा हो गया। तो मैंने कहा वो कैसे हो गया? कहने लगे जब मैं इंटेंसिव केयर में था तो वहाँ पानी तक पीने की इजाज़त नहीं थी, चुनांचे मेरा तो डबल रोज़ा हो गया। तो मैंने कहा कि आप की सेहत ओवरऑल कैसी है? क्योंकि मैं हमेशा उनको कहता हूँ, उनकी बर्थडे पे जब मुबारकबाद देता हूँ तो मैं यही लिखता हूँ कि जनाब आप चलते जाएंगे आगे और मैं आपके नक्शे कदम पे हूँ, तो जहाँ तक आप चलेंगे तब तक मैं चलूँगा, तो मेरा भी ख्याल रखिए। तो इस दफ़ा उन्होंने अजीब सी बात की कि आप हमेशा ये कहते हैं, लेकिन यकीन जानिए अब की बार मैंने आपके नक्शे कदम पे चलना है। वाह। तो आप सेहतमंद रहेंगे तो मैं सेहतमंद रहूँगा। अच्छा, ये उसके बाद मैंने इजाज़त चाहिए, मैंने कहा कि जी आप आराम कीजिए। उनका जी नहीं चाह रहा था। लेकिन एक और पहलू परसों के टेलीफोन का में उनका एक और रुख मेरे सामने आया। एक खबर छपी थी कि उन्होंने एक मैराथन में हिस्सा लिया। तो मैंने कहा कि कमाल है, बाबा जी जो है 90 साल की उम्र में मैराथन भाग रहे हैं। तो मैंने कहा आप कहते हैं जी मेरी सेहत कमज़ोर है तो मैराथन। कहने लगे एक्चुअली वो नॉर्मल मैराथन नहीं थी, ये माजूर बच्चे होते हैं और उनकी एक मैराथन, उन्होंने माजूर बच्चों ने क्या करनी है, वो खेलते कूदते हैं, उसको मैराथन का नाम दे। तो मैं हमेशा उनके साथ शरीक होता और पिछले 40 बरस से माजूर बच्चों का एक अदारा है, नाम उन्होंने बताया जो मुझे याद नहीं है, मैं उसके साथ मुंसलिक हूँ और उनके पास आता जाता रहता हूँ। बल्कि 7-8 बरस पेशतर हमने पाकिस्तान से भी चंद माजूर बच्चों को इनवाइट किया था और वो मुझसे इतने मानूस हो गए कि जब वो वापस जा रहे थे, दिल्ली से वापस जा रहे थे, ये बम्बई में थे, तो उन्होंने कहा हमने नहीं जाना। तो जो ऑर्गेनाइज़र थे उन्होंने गुलजार साहब के साथ रब्ता किया कि ये बच्चे तो कहते हमने नहीं जाना, हमने तो अपने बाबा जो हैं वो बम्बई वाले उनके पास जाना है। तो गुलजार साहब स्पेशली दिल्ली गए और वो बच्चे कहते थे बाबा हमने आपके साथ रहना है, तो बड़ी मुश्किल से रुखसत किया। तो ये पहलू जो था गुलजार की शख्सियत का, उन्होंने कभी इसका तज़किरा किया नहीं किया, पहली मरतबा मेरे सामने आया। तो पहले से भी मेरा ख्याल था कि हमने माजूर बच्चों के या ज़हनी तौर पे जो भी अफराद हैं या जो मुआशरे में जिस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जितने अदारे हैं इतना बड़ा काम कर रहे हैं और उनकी कोई अप्रिशिएशन नहीं है। मेरे ज़ाती एक्सपीरियंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, वो मैं फिर अर्ज़ करूँगा। आपको याद है कि अब्दुल सब तशरीफ़ लाए थे यहाँ, जो माउंटेनियर है, मुसन्निफ़ है, तो उनकी कोरियन बेटी जो है, एक ही बेटी है और वो नॉर्मल नहीं है, लेकिन जिस तौर उससे मोहब्बत करते हैं मैं बता नहीं सकता। तो आइंदा कुछ प्रोग्राम हमने प्लान किए, उसमें एक प्रोग्राम हम करना चाहते हैं क्योंकि माजूर बच्चे का असल जो इम्तिहान होता है वो उसकी माँ होती है, क्योंकि माँ ने उसे संभालना है। तो माएँ कैसे संभालती हैं ऐसे बच्चों, बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक कड़े इम्तिहान से गुजरती हैं और मतलब है कि मैं अल्लाह करे कि सबके नॉर्मल हो बच्चे, लेकिन हमें कभी कभी उधर भी देख लेना चाहिए कि उन माओं की ज़िंदगी क्या है। सिर्फ माएँ नहीं, जो टीचर्स हैं ऐसे अदारों में, उनको भी एक बड़ा दिल चाहिए। एक गैर बच्चा है, माजूर बच्चा है, उसने वॉशरूम में जाना है, उसकी लाख प्रॉब्लम, तो वो भी बड़े लोग हैं। तो
मेरी नीयत यही है, इंशाअल्लाह आइंदा जब भी मौका मिले तो हम उन माओं को भी बुलाएंगे और उनके टीचर्स को भी बुलाएंगे, और ये ख़्याल जो है, ये जो मंसूबा है, ज़्यादा पुख्ता हुआ जब गुलजार साहब ने मुझे परसों बताया कि वो पिछले 40 बरस से माजूर बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो जनाब हम वापस आते हैं गुलशेर भट्ट साहब, रक्षंदा बतूल। तो भट्ट साहब आपका एक काम ऐसा है जो ओरिजिनल आपका ही है, बाकी तहकीक है, तरतीब है, ये पूरी लाइब्रेरी है। तो गौतम को निर्वाण मिला था, तो इसके बारे में कुछ बताइए। अच्छा सर, आपकी बात सुनते हुए मुझे ना वैसे ही एक दो चीज़ें ख्याल आई मुझे। जैसे आपने कहा कि वो रोज़ों के, मेरी भी इत्तेफाक से बात हुई, तो मैंने भी कहा सर अब इस एज में यू आर 91 तो आप रोज़े रख रहे हैं। तो सर जो मीना कुमारी के साथ उनकी वाबस्तगी फिर मुझे याद आ गई ना, तो कैसे उनके घर में मीना कुमारी की तस्वीर है, फिर काबा की लगी हुई है, फिर बुद्धा के मुजस्मे हैं। तो उनके लिए मैं सर एक टर्म यूज़ करता हूँ, मैं कहता हूँ सर आप हर दिन है, कुछ लोग ला दिन। मैं कथा कलामी चाहता हूँ, कहना मैं ये चाहता था कि उनकी बीमारी की जब खबर आई तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मोहब्बत का, दोस्ती का, कल्चर का और जो बंधन है, जो राब्ता है, उसके वो आखिरी पुल है सर। ऐसे ही है, यानी इससे पेशतर बहुत सारे नैयर थे, बाबा खुशवंत सिंह थे और 3-4 लोग थे, वो सब रुखसत हो गए और वो ही पुल का काम देते थे। और सर उसमें उनका जो खुलूस है ना सर, वो देखें, अगर आप गुलजार साहब से उनकी ख्वाहिश पूछें तो पाकिस्तान के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और जब 99 में वाजपेयी के साथ आए तो उनकी वो लाइन थे ना कि इन रेशमी राहों में एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, वो राह हम तक पहुंचती है। और सर जो इनकी ये जो फीलिंग्स है ना, वो उसमें प्योर बड़े हैं, वो किसी पॉलिटिकल एजेंडे का हिस्सा नहीं है, नहीं करता। वो ऐसे लगता है वो खालिस है इस चीज़ में ना। तो फिर जैसे जो आपने वो बात की, वो इंस्पिरेशन इनको मिली थी, जैसे बच्चों को वो मुझे लगता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो जब वो कोशिश बना रहे थे ना, तो इदारे का नाम अरूशी है। बिल्कुल एग्जैक्टली, अब मुझे याद आ गया कि उन्होंने कहा कि अरूशी है इदारे का नाम जो है, तो वो परमानेंट, और इसको वो नुमाया नहीं करते बच्चों के हवाले से उनका जो बड़ा काम है। इवन आप उन्होंने जो अपनी बेटी मेघना गुलजार के लिए जो लिखा है, अगर आप सर उसको देखें तो एक ऐसी बड़ी पर्सनैलिटी सामने आती है कि वो बड़ा खूबसूरत उनका काम है। अच्छा, ये जो गौतम की तरफ आप चले गए। अच्छा, और गौतम सर गुलजार साहब की तरफ से ही गौतम की तरफ आते हैं। गुलजार साहब से अगर आप निस्बत जोड़ें तो वो 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। दीना, हिजरत, गौतम, मीना कुमारी और राखी। ठीक है, गौतम जो है ना उनका भी आपको पता है, वो जब राखी साहिबा ने एक रोज़ बहुत रंजीदा से थे, तो मैंने सुबह पूछा तो कहने लगे कि राखी ने बाल कटवा दिए। हाय, अच्छा, वो अब हमें वो राखी याद आई जो अपना कभी कभी में वो अपने बाल बिखेरे, वो गाना भी उसी के ऊपर था। लेकिन मैंने उनसे ये नहीं कहा कि क्यों कटवाए, लेकिन ये है कि उस दिन रंजीदा बहुत। सर पता है उन्होंने इस पे अफसाना लिखा है, सांझ जी हाँ, और वो सांझ है ना वो इसी ख्याल पे है। अच्छा, ये आप अपनी तरफ भी आ जाएं थोड़ा सा। जी। तो ये सर जो गौतम को निर्वाण मिला था, बेसिकली सर मैं गया था थाईलैंड। ओके। तो मुझे ना थोड़ा, मैंने कहा गुलजार से मैंने ज़िंदगी में कुछ एंटीथीसिस जो है ना वो सीखे हैं कि ज़िंदगी को तीसरे एंगल से भी देखना चाहिए। तो सर लोग बात करते हैं कि जैसे वो बुद्धा है और उसको पता चल गया जी ये या तर्क दुनिया कर देगा या बादशाह बनेगा। तो अच्छा हुआ सर, ये जो मुझे इंस्पिरेशन मिली वो पता है क्या थी, वो बुद्धा का एक मुकालमा है, कहता है मुझे ज़िंदगी की तायुशात ने ज़ख्मी कर दिया है और मैं सुकून के लिए इनसे बाहर आना चाहता हूँ। तो पता चला जो उसके वालिद ने उसको बादशाह बनाने के लिए जो ओवर फैसिलिटेशन की, उससे उसमें बेजारी पैदा हुई और वो बेजारी उसको आइसोलेशन की तरफ लेके गई। ये हमारी जो पूरी गंधारा तहजीब सर, इसमें ये तमाम कहानियाँ जो हैं पत्थरों में नक्श, कि जिस तरह उसको साजिंदे हैं, गाने वाले हैं, कनीज़े हैं, और ये भी एक रवायत है कि एक अरसा उसको बाहर की दुनिया से
अलग रखा गया ताकि वहाँ जो कुछ हो रहा है उससे वो अफेक्ट ना हो, ये नाजुक है शहज़ादा। और उसका जो आखिरी मंज़र है गंधारा में, जो नक्श है पत्थरों पे, एक आध नमूना मेरे पास भी है, कि वो मौसीकार सोए पड़े हैं और कनीज़ें जो हैं ऊँग रही हैं। और ये गनीमत जान के महात्मा बुद्ध जो हैं, उनका घोड़ा था, उसका नाम था कंतेका या कनिष्क, उसके ऊपर सवार हो अपने वो बाहर निकलते हैं। तो बाहर तो वो आप मुतासर हो गए, तो फिर आपने ये जो लिखा है इसके बारे में बात। हाँ, तो सर इसमें एक तो मैंने इस चीज़ को डिस्कस की है। दूसरा सर अभी जो आपने कहा ना, जब वो निकले एट द एज ऑफ 29, तो मैं कहता हूँ भाई एक और किरदार जो हम बुद्धा को डिस्कस करते हैं तो बिल्कुल नहीं करते, वो है यशोधरा और राहुल, उसकी बीवी और उसका बेटा। भाई आप एक हाथ ज़हनी कैफियत में कहीं चले गए, तो मुझे ये बताएं उस यशोधरा का, उस राहुल का क्या कसूर है जो आपकी कैफियत में नहीं है? अच्छा, नहीं, हम इस पोजीशन में ही नहीं है कि ये डिस्कस कर सकें, हम सिर्फ आपकी किताब को डिस्कस करें। जी जी सर, ये किताब में मैंने डिस्कस किया है इसको। अच्छा, ये पहलू मैंने डिस्कस किया है, यानी यशोधरा का और उसका जो है ना। और फिर सर इसका एक तीसरा एंगल भी है, वो ये है कि अगर आप मॉडर्न जो हमारा बुद्धिज़्म है उसमें जो वेरिएशंस आई हैं वो बड़ी अजीब हैं। मसलन बुद्ध का जो एक्सपीरियंस हुआ था, वो उसने आइसोलेशन की तरफ गया एट द एज ऑफ 29, 35 साल की उम्र में वो निर्वाण पा गए। अब जब वो आइसोलेशन में गए हैं, वो ज़िंदगी को एक्सपीरियंस कर चुके हैं, सारी लग्जरीज को एंजॉय कर सके हैं। अब होता क्या है कि फिर मैंने थोड़ा सा उस कल्चर को डिस्कस किया है कि भाई आप उस छोटे बच्चे को जो है वो जब वो मंक बनाने चले जाते हैं, उसके और बुद्धा के तो एक्सपीरियंस मैच नहीं करते आपस में। उसने तो ज़िंदगी को उस तरह देखा ही नहीं है। अच्छा, आप उससे इख्तलाफ रखते हैं कि छोटे बच्चे को मॉन्क नहीं बनाना चाहिए, यानी किसी भी छोटे बच्चे को कह लीजिए कि जो मजहबी तालीम है फौरी तौर पे रजू नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक मैं आपको रिसेंटली मुझे मालूम हुआ है तारीख़ी हकीकत कि बुद्धिज़्म जब पहला, लंबी कहानी कि किस तरह यहाँ से वो चीन की तरफ गया और किस तरह चाइनीज़ मॉन्क, उन्हें फायान भी था, बल्कि मैं शियान में उसके वहाँ पे गया, उसका जो पगोडा था उसके नाम का, और कहा गया कि संस्कृत के जो मखसूसे लेके आए अब वो यहाँ पे उन्होंने प्रिजर्व किए। इसी तरह एक और चाइनीज़ मॉन्क उनके बाद आए, उन्होंने भी ये सारा मवाद इकट्ठा किया और बेसिकली वो सबब बने कि चाइना में बुद्धिज़्म को फ़रोग हुआ। लेकिन जो इंटरेस्टिंग ये किताबें दो आई हैं, एक गोल्ड रोड जो डलरम्पल की हिंदुस्तान के बारे में, और एक है सिल्क रोड, ये बहुत डिस्कस हो रही। तो उनमें मुझे एक फैक्ट का पता चला जो मैं नहीं जानता था, हमें सबका थोड़ा पता है, कोई ऐसे ही सरसरी हमारी होती है इन्फॉर्मेशन, कि बुद्धिज़्म जब गया है उधर चाइना की तरफ, तो सबसे पहले जो ऊपर टर्क कबीला था ना, उन्होंने इसको अडॉप्ट किया। द तुर्क बिकेम बुद्धिस्ट। अच्छा, उसके बाद तुर्क बिकेम ज्यूज, ये अलग कहानी है, वो मैं बाद में बता सकता हूँ। तो टर्क्स बिकेम बुद्धिस्ट, और हैरत अंगेज़ बात यह है कि वो इतने मतलब कमिटेड बुद्धिस्ट थे कि बहुत ही कम लोगों को मालूम है कि बामियान के जो जाइंट बुद्धा हैं, जिनको अनफॉर्चुनेटली ब्लो अप कर दिया गया, वो तुर्क थे बुद्धिस्ट जिन्होंने बनाए थे। अच्छा, अब बुद्धिज़्म तो बहुत हो गया, दुनिया की तरफ आ जाते। दुनिया ये है, रक्षंदा है, ये कुछ कहना पसंद करेंगे। अभी जो गुलशेर बात कर रहे थे बच्चों को लेके कि उन किसी भी मजहबी जो तालीम है वो बच्चों पे उस तरफ इम्पोज करना कि आप उसकी तरफ फौरी तौर पे आएँ जब तक वो समझ बूझ नहीं रखता। तो इस हवाले से मैं बतौर उस्ताद जो मेरा ख़्याल है कि कोई भी किसी भी खुदा का खौफ किसी बच्चे के अंदर भर देना, ये बच्चे के साथ और खुदाओं के साथ कितनी ज़्यादती है कि वो तो मोहब्बत का एक इस्तारा है। और आप अभी ख़ुसूसन अभी जिस नस्ल से हम और हमारे बच्चे आ रहे हैं, तो हम मोहब्बत से मज़हब को भी हमेशा से ज़ाहिर फ़रोग़ दे सकते हैं, तो खौफ हमने बिठा दिया उसके अंदर।
तो ये जो बुद्धा जैसे किरदार आए, उनकी ज़रूरत, उनको क्या था उस सारी अयाशी, उस सारे तायुश से निकल के वो जो हैरत का एक नया दरवा था, उन्हें वो मोहब्बत चाहिए थी, उन्हें वो खौफ नहीं चाहिए था जो वहाँ पे मौजूद था। वो ब्राह्मण के घर में भी था, वो एक दुनियादारी के उस सारे रस्म व रिवाज में था। तो उससे निकल के एक बच्चा जो है, बतौर उस्ताद मुझे ये लगता है कि खुदा से मोहब्बत पैदा करनी चाहिए, उसका खौफ नहीं भरना चाहिए उसके अंदर। सर गुलजार साहब की 2 फिल्में हैं, किताब और परिचय, वो सर बच्चों की नफ्सियात पे हैं, और उसमें वो बड़ी खूबसूरत बात करते हैं कि भाई आप बीइंग फादर, आपकी उम्र बतौर फादर उतनी होती है जितनी बच्चे की उम्र है, और ओवर डिसिप्लिन जो है ना बच्चों को रखना। और एक सर बड़ी खूबसूरत वो बात करते हैं कि जब कहता है ना कि बच्चे को डिप्रेशन हुआ है, तो उसका बाप कहता है जी बच्चे को डिप्रेशन बच्चों को भी होता है। उसके लिए वो बड़ा एक अजीब सा था ना, तो क्या डॉक्टर कहता है हाँ बच्चों को भी डिप्रेशन होता है। हम एक ऐसे समाज में हैं जब हम ये रियलाइज ही नहीं करते कि बच्चा भी उसी हसासियत का मालिक है। बच्चे की उस उम्र के मुताबिक उसकी अपनी हसासियत, पसंद नापसंद, डर, खौफ होते हैं, और जब तक हम वो नहीं, उसके लिए ट्राई शायद इतनी ही इंपॉर्टेंट हो, वो ट्राई साइकिल जो है, जो शायद हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ हो, जो हमारे लिए गैर अहम हो, तो उस उम्र के खौफ होते हैं। आप सरगोदा में पढ़ाते? जी सर। कहाँ पे? मैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सर लॉ डिपार्टमेंट में सर लॉ पढ़ाते हैं? सर। अच्छा, लॉ के स्टूडेंट के साथ इसी की नौइयत की गुफ्तगू करते हैं? उसमें सर एक मिक्स सा होता है। आप वो लॉ के स्टूडेंट बोर नहीं हो जाते इसकी? नहीं सर, मेथोडोलॉजी है ना सर जो। अच्छा, अगर आप मेथोडोलॉजी प्रॉपर करते हैं तो उसी लीगल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से लिंक कर लेते हैं लोकलाइजेशन के जरिए सर। अच्छा, दीने के हवाले से आप कुछ बात करना चाहते? सर अब दीना देखें, एक अच्छा मैं आपको एक बड़ा खूबसूरत एक नावल का रेफरेंस सर देता हूँ। एक सर जापानी नावल है द कमिंग पास्ट। अच्छा, गुलजार साहब ने उससे ना इंस्पायर हो के मौसम फिल्म बनाई जो है ना। अच्छा, कमिंग पास्ट। अब गुलजार ये कहते हैं कि भाई हाल उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होता जब तक कि माजी का उसमें जिक्र ना आए। मेरी तारड़ साहब इसमें ओपिनियन थोड़ी डिफरेंट है। मैं कहता हूँ हाल कुछ नहीं है, ये माजी की ही कंटिन्यूटी है। तो मुझसे आप पूछेंगे ना दीना क्या है, तो मैं ये कहता हूँ कमिंग पास्ट है, ये गुलजार का आने वाला माजी है। अच्छा, अब सर देखिएगा कि जब वो मौत की हकीकत बयान करते हैं ना, तो वो छोटे थे तो माँ उपले थापा करती थी, ओपलों से उसको जलाने के अमल से करते हैं। टैगोर से इजहार मोहब्बत करते हैं तो वो गुड़ बेचने वाले को ले जाते हैं। अच्छा, फिर गुड़ से मुझे याद आया कि आपने देखा कि मैं सीढ़ियों पे बैठा हुआ था। हाँ, और गुलजार साहब मुसलसल राब्ते में थे सर, और उन्होंने कहा था कि तारड़ साहब मेरे घर आए ये जी, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उन्हें कोई ना कोई सौगात दे के ना भेजूँ, तो मेरी तरफ से ये पिस्ते और बादाम का बना हुआ गुड़ बड़ा स्पेशल था। हालांकि मेरा एक दांत हिल गया उसको खाते लेकिन मोहब्बत में इतनी कुर्बानी तो जायज़ है। अच्छा सर, इवन वो पता है गाँव में जो औरतें होती थी जिनमें कुछ कमी, तो वो गाछनी मट्टी, तो गुलजार साहब उस पे लिखते हैं कि जिस लड़की ने उनसे गाछनी मट्टी चुराई थी, कहते हैं मैं उसकी याद से आम लाऊं। तो सर ये देखें कि उन्होंने किसी भी अगर एस्पेक्ट को डिस्कस किया ना, तो वो दीना उसमें उसको आ गया। इवन सर उनकी देखें 7 से 8 साल में वो चले गए। सर दीना की इंपॉर्टेंस देखें कि 7 और 8 साल में बच्चे में एडजस्ट होने की, लैंग्वेज के हवाले से, कल्चर के हवाले से बड़ा मार्जिन होता है। लेकिन वो अभी भी पंजाबी के साथ, दीना के साथ जुड़े हुए हैं और उर्दू के साथ जुड़े हैं। वो कोई और जुबान लिख नहीं सकते। अब उनको बारिशें याद हैं सर, उनको अपना पिछवाड़ा याद है सर, उनको ये भी याद है कि हमारी एक बुरी मज होती थी। तो सर ये देखें कि दीना जो है ना कितना इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज सर मैं साथ ऐड जरूर करूंगा कि दीना का बात करते हुए हमें सर जो है ना मुंबई का रोल जो है ना वो कभी नजरअंदाज, किसका? मुंबई का। वो नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, खैर ये तो एक्सटेंशन होगी। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वहाँ पे जो बचपन है वो गुलजार के अंदर वो कच्ची पक्की वाला जो जमाना है वो निकला ही नहीं। वो 90 साल तक वो वहीं पे अभी दीना की ही उस गली को याद करते हैं, उस अपने टाट वाले स्कूल को याद करते हैं, उन गलियों में वो खेलते कूदते, और वो गोबर के जो अपले हैं वो उनको वो भूल ही नहीं पाए। वो 90 साल में जब वो फन की महराज को वहाँ पहुंचे और अपने मुल्क में उधर एक नाम बना लिया, लेकिन उस गुलजार वो संपूर्ण सिंह को याद कर रहे होते हैं। तो वो बचपन उनके अंदर हमकता फिरता है, उसी को लेके वो अब वो सफेद बालों और सफेद कुर्ते पजामे में वो जो बूढ़ा है वो कहीं उसके अंदर वो बच्चा वो उसको भूलने नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं बतौर लिखारी वो उसको जिंदा रखें।
तो मैं तो इसको लेके आज इतनी खूबसूरत गुफ्तगू में मैं खुशकिस्मत खुद को महसूस कर रही हूँ कि दो बूढ़े ऐसे जो तकरीबन एक ही ज़माने से लिख रहे हैं, और अब इतने अशरों कौन सा, मैं तो नहीं नहीं वो एक तारिर साहब हैं जो सरहद के इस पार हैं, और उनके लिए एक मिसरा जो शायद उनके लिए लिखा या क्यों लिखा गया, गुलजार साहब ने जब कहा कि आँखों को किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं होती और फ़नकार की कोई सरहद नहीं होती, तो वो फ़नकार हमारे यहाँ तारिर साहब हैं। उनके पास भी वो बूढ़ा जो है वो अपने गांव की गलियों को वो भी याद कर रहा होता है, और वो जो कालियाँ का जो इलाका है वो कहीं ना कहीं हमें हर दूसरे नावल में वो नज़र आ रहा होता है। ख़ुसूसन अभी जब मैं खसो खशाक ज़माने पढ़ रही थी तो मैं रेलवे स्टेशन से, ये हम दोनों की एक और मुश्तरका मोहब्बत, ट्रेन स्टेशन हैं, तो गुलजार को जब हम महसूस करते हैं कि वो किसी रेलवे स्टेशन पे खड़े कोई नज़्म कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो उसी नज़्म को कहीं ना कहीं तारिर साहब नावल की सूरत में पेश कर रहे हैं। Excellent. तो वहाँ पे जो सरहद के उस पार जो नज़्म का गुलजार है वो हमारे यहाँ नावल का तारिर है, और इन लोगों ने उसी एक, ये दोनों महाजिर हैं, और ये हिजरत कहीं ज़ाहिरी हालत में सामने आती है, कहीं बातनी सूरत में आती है, तो वो हिजरत जो नकल मकानी का दुख है उससे हट के भी उसके बहुत पहलू हैं। वो आवारगी उसमें आती है, उसमें सुकून है, उसमें खामोशी है, उदासी है, तो वो सारे पहलू, सारी जहतें जो हैं, और फिर इन दोनों तख्लीक़कारों का एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर इतनी आसानी से शिफ्ट होना, और फिर किसी भी मौजू पर गुफ्तगू करना तो बग़ैर तैयारी के घंटों बोल लेना, और फिर उस गुफ्तगू का सहर हम जैसों पे रहना। और हम ऐसा नहीं है कि वो उस ज़माने के राइटर्स थे तो अब आके कुछ ऐसा फ़र्क आ गया हो कि हम नई नस्ल या हमारे बाद जो आने वाली नस्ल है वो तारिर को पढ़े या वो गुलजार साहब को पढ़े तो वो बोर हो जाए। वो उस ज़माने के साथ वो बदलते रहे, उन्होंने नए जो नया ज़माना है उसमें वो नए अदीब हो गए। तो ये आफाकियत जो है ये हमें दोनों तरफ महसूस होती है। तो मुझे लगता है जो दीना की गलियां हैं उनको, उसमें वो जो कच्चे टाट वाला जो स्कूल है जहां हम विज़िट करके आए, उस दिन हमने वहां पे बैठ के बात की, तो वहां बैठ के मैं जाट जो दुनियापुर के जाट हैं वो जब शहर चले गए, फिर उनकी अगली नस्ल कनाडा चली गई, तो जब वो लाहौर आबाद हुई उनकी पहली नस्ल, तो वो लाहौर में दुनियापुर के गोबर की बदबू को याद कर रहे हैं, वो वहाँ की कच्चे और खुले सहनों को याद कर रहे हैं। तो मुझे वहाँ वो गुलजार महसूस हुआ, मुझे लगा कि यहाँ एक जो कोई स्कूल है वो उसको तारिर साहब उसी तरह से, और अब ये जो सफ़ेद बालों वाले दो बाबे हैं इनको अगर हम उस लिहाज से देखें तो एक जो रक्स मौसीकी से दिलचस्पी, साज़ो आवाज़ से, फिर मीडिया से, उस सारे ताल्लुक़ के बाद एक हमारे यहाँ आज सवाल उठता है कि किसी का बच्चा शायर बन रहा है तो हम शोर मचा देते हैं कि ये क्या करेगा, ये ज़िंदगी में क्या करेगा, शायद शायर नाकाम होता है। इसी तरह कोई राइटर है तो ये अपना घर कैसे चलाएगा। तो इन दो लोगों ने अपने घर भी बहुत कामयाबी से इसी शोबे से मुंसलिक रह के चलाए। तो अगर आपको काम आता है, आप उसमें दिलचस्पी रखते हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर ये कहती हूँ कि आप, वो कहते हैं हमें इस चीज़ में दिलचस्पी है, घर वाले कहते हैं साइंस पढ़ो, आप इंजीनियरिंग पढ़ लो, हर बच्चा डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज़ कौन रहेगा, हर बच्चा इंजीनियर बन जाएगा तो हम किस तरह माशरे को चलाएंगे। हमें आर्टिस्ट की ज़रूरत है। लेकिन अभी सोशल मीडिया के दौर में अगर आप अच्छा लिख सकते हैं, आप अच्छे शायर हैं, तो हमारे पास तारिर साहब, गुलजार साहब, ये वो मिसालें हैं जो हम हमेशा बच्चों को दे सकते हैं कि आपके घर चल सकते हैं, आप अपने काम को ईमानदारी से करें तो ज़रूर। अच्छा, खैर ये काफ़ी बात हो गई। मैं आई एम वेरी फ्लैटर्ड कि आपने मेरी और गुलजार साहब के दरमियान जो मोहब्बत का एक रिश्ता है, बल्कि इश्क का रिश्ता, उसका सुराग लगाया जिसके बारे में मैं लाइल्म था। बाकी भी आपकी कुछ किताबें रह गई। जी, ऐसे मुझे सर याद आ रहा था कि जब भी गुलजार साहब से बात होती है ना तो एक तो आपका तज़किरा ज़रूर होना होता है, और मुझे ना एक और उनकी बात याद आ गई है। वो कहते हैं कि बाज़ का तो हम ये कहते हैं यार वो किसी की नकाली कर रहा है, ऐसे भी तो हो सकता है ना कि दो लोग एक तरह सोच रहे हों। अब वहाँ जो चीज़ गुलजार साहब ने नज़्म की सूरत सोची वो यहाँ तारिर साहब ने नसर की सूरत सोच ली, तो ये कॉमनैलिटी जो है। और सर इवन जो मोहब्बत है, जब आप बात करें गुलजार साहब की, आपकी आंखों में नमी आ जाती है। गुलजार साहब आपके बारे में बात करते हैं तो सर ये शायद लगता है ये तहरीर से भी आगे की कहीं चीज़ है, और ये जज्बों के साथ जुड़ी हुई है। सर बहुत मेहरबानी। लेकिन आपने ये मुख्तलिफ सिनारियोज लिखे हैं, इजाज़त का, लेकिन का, ये सारे। हाँ तो बताएं। सर इसमें ये हुआ कि ये ऐसे समझिए कि गुलजार साहब के मंजरनामे हैं। ठीक है, ये 3 मंजरनामे आपने लिखे, कौन कौन से फिल्मों के?
माचिस है, इजाज़त और लेकिन। अच्छा, इसको डायलॉग की सूरत में आपने डिस्कस किया हो? सर इसमें ये किया है कि अमूमन लोग डायरेक्ट मंजरनामा नहीं पढ़ना चाह रहे होते, तो सर मैंने क्या किया कि उस ओरिजिनल मंजरनामे को इसका हिस्सा बनाया और मंजरनामे का एक मंजरनामा बना लिया। अच्छा, यानी मैंने क्या किया कि कुछ दो साथ में लाए हैं और हम चाहे फ़र्ज़ करें माचिस मूवी देख रहे हैं, मूवी से पहले एक हमारी कुछ कैफियत है, मूवी देख ली फिर उस पर डिस्कशन हो रही है। अच्छा, आपने एक और किताब आपकी ज़ेर तबा है बच्चों के हवाले से, वो गुलजार साहब की है, वो है बोस्की का पंचतंत्र। अच्छा, वो गुलजार साहब ने बच्चों के लिए नज़्में नरेट की हैं जो संगे मील से इंशाल्लाह विद इन डेज पब्लिश हो रहा है। अच्छा। तो वो प्योरली बच्चों के लिए वो गुलजार साहब का काम है। अच्छा, आप कुछ कहना पसंद करेंगे? क्योंकि प्रोग्राम मुझे नहीं समझ आती कि ये 2 प्रोग्राम जो है इतनी जल्दी किस तरह ख़त्म हो गए। एक टाइम हमें कोशिश करनी पड़ती है कि कुछ ना कुछ कहें, इस दफ़ा लगता है कि बस 5 मिनट बात हुई है और इख्तिताम हो रहा है। मैं माचिस के इस मंजरनामे पे बात करना चाहूँगी बस एक मुख्तसर से बात कि यहाँ पे ये 96 में, शायद 1996 में ये फिल्म आई, तो उसके जब 84 का एक जो तहरीक थी ब्लू, ऑपरेशन ब्लू स्टार, हाँ जी, उस हवाले से इसको लिखा गया। लेकिन अभी जो पाकिस्तान के हालात हैं उस हवाले से आप इस फिल्म को देखें तो आप बहुत लुत्फानंदोज होते हैं। वहाँ पे जो इस फिल्म में जो मंजरनामा है कि लोग कभी सेल्फ सफिशिएंट नहीं होते, मुल्क जो है वो हो जाते हैं, तो हालात को जिस तरह से बयान किया गया है लगता ही नहीं आफाकियत जो है वो फिल्म की वो अभी इस आज के दौर में हम उसको महसूस करते हैं। अच्छा, जैसे कि मैं अर्ज़ कर रहा था कि बहुत जल्दी टाइम ख़त्म हो गया, मेरा ख्याल है कि अगर महबूब मुश्तरका हो उसकी बातें शुरू हों तो वक्त का कुछ पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे। तो जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया है, टैगोर जिनका बहुत असर है उनके, अब इसमें भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपको तासुर मिलेगा कि गुलजार इस नज़्म से भी मुतासर है। और नज़्म है कागज़ की किश्ती। छुट्टियों में हर रोज़ बहाता हूँ पानी में एक कागज़ की किश्ती, मोटे मोटे हरफों में अपना नाम भी लिखता हूँ, और किस गांव में घर है उम्मीद है कोई ना कोई कहीं किसी अनजान जगह पर देखेगा तो जानेगा कौन हूँ मैं, किसने भेजी है एक कागज़ की किश्ती। अपने बाग की श्योली फूलों से भर देता हूँ मैं किश्ती, ओस में झिलमिल करते हैं सुबह की रोशनी में फूलों का वो बोझ लिए, जाने किस जान बहती है बहते बहते पार नदी के, भोर के फूल ये शाम किनारे पहुँचा देगी एक कागज़ की किश्ती। कश्ती को बहाकर पानी में साहिल पे बैठा देखता रहता हूँ, छोटी छोटी लहरें उठती गिरती हैं किरणों में झिलमिल करती हैं, आकाश में बादल बहते हैं मेरी इस कश्ती के जैसे, आकाश में पंछी गुनगुन उड़ते हैं और हवा धीरे धीरे बहती रहती है, कौन बहाता है उनको, किस देश में जाएंगे वो बादल और मेरी कश्ती, कौन आगे निकलेगा। देर हो जाती है तो कोई खींच के घर ले जाता है, घर आकर मैं एक कोने में खोया रहता हूँ, दिन कटता है जैसे रात भी ये कट जाती है, जाने किस गांव में बहती होगी मेरी कागज़ की किश्ती। उसको कोई रोक नहीं है, कोई नहीं बुलाता वापस, देश देश बहती है कागज़ की उस किश्ती में मन बहता रहता है। रात बिछोने पर जब मैं वो हाथों में दो हाथों में चेहरा ढांप के सोता हूँ, आंखें मीच के अंधेरे में सोचता हूँ, स्याही घोली एक काली नदी के मंझधारे में, स्याही घोली एक काली नदी के मंझधारे में, रात में जाने कहाँ चली है, एक किनारे से होकर ढूंढती है एक और किनारा, एक कागज़ की कश्ती। वाह, बहुत वाह।